नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले आपको हमास पर इजराइल की बमबारी वाला गदर दिखाएंगे। आरोप है इजराइल ने गाजा में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। यह बम जहां गिरता है ऑक्सीजन सोख लेता है। इसके कुछ हैरान करने वाले वीडियो भी सामने आए हैं। फिर देखिएगा कैसे इजराइल ने अब ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए गाजा में घुसकर मारने का काम शुरू कर दिया है। इजराइल की आर्मी ने कसम खाई है कि गाजा को टेंट का शहर बना देंगे और एक भी इमारत नहीं बचेगी। 24 घंटे में गाजा पर 1000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक भी हुई है। इसके बाद इजराइल और हमास की जंग में अमेरिका की विध्वंसक एंट्री की खबर है। प्लेन और युद्धपोत के जरिए अमेरिका के हथियार इजराइल पहुंच चुके हैं और अब यह जंग कैसे ईरान बनाम अमेरिका की बारूदी और भयानक लड़ाई में तब्दील हो सकती है, ये भी समझेंगे। इस बीच गाजा के धमाकों की गूंज क्रिकेट वर्ल्ड कप तक पहुंच गई है। पाकिस्तान के क्रिकेटर रिजवान ने श्रीलंका के खिलाफ लगाए गए शतक को गाजा के लोगों को समर्पित किया। साथ ही भरपूर समर्थन के लिए हैदराबाद के लोगों को भी शुक्रिया कहा। कल हैदराबाद में मैच के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में जबरदस्त नारे लगे थे। एक बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां हिंदुस्तान के एक और मोस्ट वांटेड आतंकी का काम तमाम हो गया है। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड आतंकी शाहिद लतीफ की पाकिस्तान के सियालकोट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि इस मर्डर के पीछे कौन है, यह खुलासा नहीं हुआ है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीखें बदल गई हैं। अब 23 नवंबर की जगह राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को देव उठने एकादशी की वजह से वोटिंग प्रतिशत कम रहने की संभावना है, माना जा रहा है। इसलिए तारीखों में फेरबदल किया गया। और न्यूज के नंबर गेम की बात करें तो अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर कुछ हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 81 वर्ष की उम्र में भी उन पर 5 फिल्मों के जरिए 1750 करोड़ रुपए का दांव लगा हुआ है और अमिताभ बच्चन की निजी नेटवर्थ 3200 करोड़ रुपए के आसपास है। वो दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली फिल्म स्टार्स में से एक हैं। तो अब सत्ता की शुरुआत इजराइल हमास युद्ध के आज के वीडियो ट्रेलर के साथ करते हैं। We've never seen such savagery in the history of the state. And they're even worse than ISIS. Any country, any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation, I have one word: don't. На обе стороны, именно на обе, то на одну, то на другую, но каждый раз без учета коренных интересов. मैं इस समय गाजा पट्टी के उस इलाके में हूं जहां इस रोड पे आपको जहां भी जाएंगे हमास के मिलिटेंट्स की या उनके लड़ाकों की इसी तरीके से शव पड़े हुए मिल जाएंगे। इस वक्त TV9 की टीम इजराइल लेबनान बॉर्डर के पास पहुंची हुई है कि इस बॉर्डर के पास जो लगातार ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है और टैंक को डिप्लॉय किया जा रहा है। जब 24 घंटे में 1000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक हों, जब 24 घंटे में 450 से ज्यादा ठिकाने तबाह हो जाएं और 5 दिन की जंग में 21 यानी 2150 लोगों की मौत हो जाए, तो समझ जाना चाहिए कि युद्ध कितना विनाशक रूप ले चुका है। सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई किस लेवल पर जा चुकी है। पिछले 5 दिनों से इजराइल और हमास के बीच कुछ ऐसा ही हो रहा है। कभी इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई जाती हैं तो कभी हमास की ओर से रॉकेट दागे जाते हैं। यह सिलसिला लगातार जारी है। गाजा पट्टी पर नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। चुन चुनकर हमास के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। इजराइल अब फिनिशिंग मोड में आ चुका है। मतलब यह कि जब तक दुश्मन को खत्म नहीं करेंगे कार्रवाई जारी रहेगी। इसका अंजाम क्या हो रहा है यह भी जरा देख लीजिए। 24 घंटे में गाजा में 10 अस्पताल तबाह हो चुके हैं। 24 घंटे में गाजा में 48 स्कूल तबाह हो चुके हैं। अब तक के हमलों में गाजा में कुल 22,600 रिहायशी घर
खंडहर बन चुके हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि सबूत है इस बात का कि चाहे नुकसान किसी का भी हो और चाहे हमास के ठिकाने ध्वस्त हो रहे हों या फिर इजराइल में आम लोगों के घर तबाह हो रहे हों, युद्ध का अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होता है। मिसालें ना स्कूल देखती हैं, ना अस्पताल देखती हैं, ना बच्चे देखती हैं, ना मरीज देखती हैं, बस धमाके होते हैं और पल भर में सब कुछ खत्म हो जाता है। या तो मौत लिखी होती है या इंसान इमारत से टेंट में पहुंच जाता है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम वॉर जोन में है। थोड़ी देर में आपको इजराइल के उस इलाके में सीधी तस्वीरें दिखाएंगे जहां हमास की तरफ से हमले हो रहे हैं, जो हमास के रॉकेट के टारगेट पर है, जहां घर में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, जहां जान बचाने के लिए लोग बंकर में हैं। आपको गाजा पट्टी बॉर्डर के पास भी लेकर चलेंगे और इजराइल की सेना की लेटेस्ट मूवमेंट का अपडेट भी देंगे। बताएंगे हवाई हमले के बाद अब कैसे इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन की बड़ी तैयारी कर रहा है। लेकिन पहले तबाही की गवाही देने वाले वीडियो आपको दिखा देते हैं। गाजा के शहरों को इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। गाजा में बैंक पर अटैक का यह वीडियो लेटेस्ट है। कुछ देर पहले आए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक मिसाइल आती है, धमाका होता है और पूरी इमारत बर्बाद हो जाती है। तबाही की दूसरी तस्वीर देखिए, यह गाजा का पोर्ट है। अचानक एक मिसाइल आती है और पोर्ट बर्बाद हो जाता है। इजराइल की तरफ से यह हमला किया गया था। यह ऐसे ही पोर्ट है जिसके जरिए हमास दूसरे देशों से हथियार लाता है। आज गाजा पट्टी में इजराइल ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। हमास की इस इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर इजरायली सैनिकों ने भीषण बमबारी की। यूनिवर्सिटी में इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। हमले में यूनिवर्सिटी पूरी तरह बर्बाद हो गई। सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि हमास भी हमले कर रहा है। हमास की तरफ से आए रॉकेट ने इजराइल के दक्षिणी इलाकों में तबाही मचाई, जिसकी नई तस्वीर सामने आई है। वॉर जोन से आया ये वीडियो बता रहा है कैसे युद्ध दिन ब दिन भीषण होता जा रहा है और कई इलाकों में इजराइल और हमास के बीच ग्राउंड वॉर भी देखने को मिल रही है। कई इलाकों में दोनों आमने सामने लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम तस्वीरों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इजराइल के लेटेस्ट हथियार की, वो है फॉस्फोरस बम। हमास का दावा है 5वें दिन इजराइल ने फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया। यह बम जिस इलाके में गिरता है वहां ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। इसके कारण इसके जो कण हैं इतने छोटे होते हैं कि मानव शरीर में ये घुस जाते हैं। तो ये हमास की तरफ से दावा किया गया। जो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फॉस्फोरस बम की ये तस्वीरें, और ये दावा हमास की तरफ से किया गया कि इस बम को हमास के इलाके में गिराया गया है। और इसको कह सकते हैं कि खासियत तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसकी जो विध्वंसकता है वो इस बात को लेकर है कि ये इतना विध्वंसक है कि ये जहां गिरता है वहां के ऑक्सीजन लेवल को ये एकदम से लो कर देता है, एकदम कम कर देता है। वहीं एक दावा यह भी है कि साउथ लेबनान पर इजराइल ने फॉस्फोरस बम से हमला किया है। आपको बता दें फॉस्फोरस बम को यूएन प्रतिबंधित कर चुका है। जैसे जैसे इजराइल और हमास की जंग तेज हो रही है, इसमें नए देश भी खुलकर सामने आ रहे हैं। मतलब इस युद्ध का विनाशक विस्तार हो रहा है। एक तरफ अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ है, हथियारों से मदद कर रहा है, वहीं दूसरी ओर हमास के साथ लेबनान और जॉर्डन आ चुके हैं। दावा है लेबनान बॉर्डर से इजरायली सेना पर हमला किया गया। खबर यह भी है कि इजराइल में वेस्ट बैंक के पास जॉर्डन की सेना बड़ी तैयारी कर रही है। Hamas entered those homes and massacred women, children, elderly people. The IDF needs to act. Hamas has to pay. The south of Israel is safe again for now, but Hamas has to pay for this grave mistake that they made. किए गए हैं आर्टिलरी की मदद से। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इस समय जहाँ मौजूद हूँ ये वो जगह है जहाँ से आर्टिलरी की मदद से सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है आईडीएफ की टीम को। और ये आर्टिलरी गन्स बेहद करीब है। मैं इस समय गाजा पट्टी के बेहद करीब खड़ा हूँ जहाँ पर लगातार ये सपोर्ट दिया जा रहा है। और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पर आपको कई आर्टिलरी गन्स नजर आ जाएंगी। रहकर इन्हीं आर्टिलरी गन्स की मदद से फायर किया जा रहा है गाजा पे।
crime about this terror attack. So I accept for a very long and hard and aggressive war, and they will pay the price. मैं इस समय गाजा पट्टी के उस इलाके में हूं जहां पर अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो ये हमास के मिलिटेंट्स की गाड़ी है और ये हमास के मिलिटेंट्स की बॉडी है। जी हाँ, ये इलाके वो हैं जहां पर हमास के सबसे ज़्यादा आतंकियों को या उनके टेररिस्टों को मारा गया। आप देखें कि बहुत बर्बर तस्वीरें, हालांकि हम इन इलाकों में सिर्फ रिपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं वो तस्वीरें जो अब तक आपने देखी। अगर आप देखें इस रोड पर आपको जहाँ भी जाएंगे हमास के मिलिटेंट्स की या उनके लड़ाकों की इसी तरीके से शव पड़े हुए मिल जाएंगे। चलिए मैं अपने कैमरा पर्सन को आगे और लेकर चलता हूं। हालांकि मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत अजीब तस्वीरें हैं। कि इस घर के अंदर वो रॉकेट शेल आकर गिरे हैं और अभी क्योंकि हम जब इस घर में आए तो उसकी एम्यूनेशंस की स्मेल हम महसूस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर वो डैमेजेस हुए हैं इस घर के अंदर और ये लाइव डैमेजेस या फिर आप मैं कहता हूँ लाइव शेल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है वो शेल्स जो लगातार इस जगहों पर आके पड़े हैं। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे यही वो रॉकेट्स के शेल हैं जो इस घर को बर्बाद किया है। तो हमास से लड़ रहे इजराइल की नई मुसीबत का नाम है हिजबुल्लाह, जो लेबनान बॉर्डर की तरफ बड़ी तैयारी कर रहा है। इजराइल की डबल मुसीबत को समझिए, एक तरफ गाजा बॉर्डर की तरफ से हमास है और दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर की ओर से हिजबुल्लाह। हमास के साथ मिलकर जो युद्ध की आग को और भी भड़काने का प्लान बना रहा है। दावा है कि लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह की ओर से फायरिंग भी की गई है। हिजबुल्लाह की जंगी हिस्ट्री भी इजराइल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। साल 2006 में हिजबुल्लाह इजराइल की सीमा में घुस गया था, करीब 35 दिनों तक युद्ध लड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाते हुए 158 लोगों की हत्या कर दी थी। और इस वक्त मेरे दोनों सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी अलग अलग इजराइल के दो हिस्सों में मौजूद हैं। गाजा बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं सुमित चौधरी और लेबनान बॉर्डर पर जिसकी हम बात अभी कर रहे थे जहां हिजबुल्लाह लगातार एक्टिव दिखाई दे रहा है, वहां पर मनीष झा है। मनीष, एक फ्रंट तो गाजा पर हम देख रहे हैं तस्वीर, सुमित से बात भी करेंगे, लेकिन लेबनान में क्या हिजबुल्लाह एक्टिव हो चुका है और मैं एक्टिव से ज्यादा क्या ओवर एक्टिव हो चुका है और ये इजराइल के लिए चिंता का विषय? बिल्कुल आपने सही कहा, ओवर एक्टिव हो चुका है या सुपर एक्टिव हो चुका है। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जब TV9 की टीम इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर है और ठीक मैं जिस जगह पर खड़ा हूं मेरी सामने जो पहाड़ी है उसके पीछे में हिजबुल्लाह का बेस है जहां पर कि IDF की तरफ से अटैक किया गया था, एयर स्ट्राइक हुआ था। उससे पहले हिजबुल्लाह ने एंटी डिफेंस मिसाइल से हमला किया था। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त कैमरे पर आने से पहले मैं कुछ आर्मी ऑफिसर से बात कर रहा था, उनसे मैंने पूछा कि हमास ज़्यादा खतरनाक है या हिजबुल्लाह, तो उन्होंने कहा इसमें कोई दो राय नहीं, निसंदेह हिजबुल्लाह ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि उसके पास ज़्यादा ताकत है, वो ज़्यादा ब्रूटल है और हर लिहाज में वो इजराइल के लिए बड़ी चुनौती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए एक ऐसा फ्रंट खुला हुआ है जिसको मैनेज करने के लिए इजराइल को काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। और अभी पिछले कई घंटों से इस बॉर्डर पर रहकर मैंने देखा कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर तैयारी की है, क्योंकि इन्हें एहसास है कि ये कितना बड़ा थ्रेट है। और इसीलिए इस पहाड़ी के चारों तरफ से लेकर लगभग 30-35 किलोमीटर का जो एरिया है उसको इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने कब्जे में लिया है, यानी वहाँ पर लगातार वो पोजीशन लिए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इस इलाके में जो सिविलियन लोग हैं उन सबको कहा गया है कि वो इस इलाके को खाली कर दे। तो ये सिचुएशन बन गई है इजराइल लेबनान बॉर्डर पर और इसीलिए एक बड़ी आप कहें कि चुनौती भी है। और इजराइल को इस फ्रंट को मैनेज करना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल भरा अटेम्प्ट होगा यहाँ। बिल्कुल निश्चित तौर पर। लेकिन सुमित, अभी जिस फ्रंट पर आप मौजूद है मुश्किलें वहां किसके लिए सबसे ज्यादा हैं? 5 दिन हो चुके हैं, हमास रह करके अटैक कर रहा है, धमकी देके चुनौती देके अटैक कर रहा है और तस्वीरें ये बता रही हैं कि इजराइल हमास को ज्यादा मार रहा है। हकीकत और इस वक्त चुनौती, मुश्किलें किसकी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही हैं आपको?
देखिए, चुनौती अब हमास के लिए ही है, क्योंकि इजराइल के लिए जो चुनौती होनी थी या फिर जो चीज़ें जो उनके लिए ड्रॉबैक होना था या फिर उनके लिए जो परेशानियां होनी थी वो शनिवार के दिन हो गई। जितनी बर्बरता इजराइल ने देखनी थी देख लिया। अब उसके बाद अब इजराइल की बारी है। और अगर आप देखें राहुल जी, 4 दिन से लगातार हमने गाज़ा की अलग अलग तस्वीरें देखी। तस्वीरें ये बता रही हैं कि कैसे पूरा गाज़ा ज़मींदोज़ हो चुका है, सारा गाज़ा मिट्टी में मिल चुका है। और कोशिश इजराइल की अब यही है कि लंबे समय तक इस प्रक्रिया को, इस वॉर को जारी रखना, ताकि आने वाले वक्त में इजराइल को हमास से कोई दिक्कत ना हो, गाजा पट्टी से कोई थ्रेट ना है। और यही वजह है कि आखिरी लड़ाई, जिसको कहते हैं कि अपनी आखिरी फेज की लड़ाई, इस समय हमास जरूर लड़ रहा है, लगातार रॉकेट फायर कर रहा है। जहां मैं मौजूद हूं सैदरोट में, लगातार सुबह से जब से हम बॉर्डर पे गए, बॉर्डर के बाद लगातार शहरों में आए, तो ये प्रक्रिया है कि हर आधे घंटे में लगातार रॉकेट फायर किए जाते हैं। और ये आखिरी लड़ाई मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब इसके बाद ग्राउंड फोर्सेज अब गाजा पट्टी में जाकर इजराइल की होल्ड अप कर लेंगी, अपनी सिचुएशंस को अपने आप कमांड ले लेंगी, और फिर वो ना तो किसी को आने देंगी और ना ही किसी को जाने देंगी। तो ये आप कह सकते हैं कि ये कुछ आखिरी दिन है जो लगातार इस जंग के चल रहे हैं, खासतौर पर गाजा को लेकर, क्योंकि अभी गाजा में जितने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स हुए वो अब और ज्यादा बढ़ जाएंगे और अगले 2 दिन तक आपको सिर्फ और सिर्फ ताबड़तोड़ ये फायरिंग ही नजर आएगी। सुमित और मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए। आप कुछ पॉइंटर्स में ये भी जान लीजिए कि आखिर हिजबुल्लाह क्या है और ये चाहता क्या है। हिजबुल्लाह लेबनान का शिया संगठन है। हिजबुल्लाह का उदय लेबनान में चले गृह युद्ध के दौरान हुआ था। 1982 में लेबनान पर हमले के बाद ये अस्तित्व में आया। अमेरिका हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानता है। जैसा कि हमने बताया भी, हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करता रहा है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, हिजबुल्लाह हमास के बराबर की ताकत रखता है, बल्कि थोड़ी ज्यादा ही रखता है। हिजबुल्लाह के पास 1,30,000 से ज्यादा रॉकेट हैं, जबकि हमास के पास 30,000 से अधिक रॉकेट हैं। अगर दोनों की शक्ति को मिला दे तो हमास और हिजबुल्लाह की क्षमता एक दिन में 4,000 से ज्यादा रॉकेट दागने की है। वहीं इजराइल की क्षमता ज्वाइंट अटैक से निपटने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। यहां खास बात यह भी है कि दोनों संगठनों को ईरान का सीधा समर्थन हासिल है। सामने जो चुनौती है वो इजराइल की नज़र में एक बड़ी चुनौती है, और वो चुनौती है हिजबुल्लाह की। लेबनान का एक ऐसा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो काफ़ी पावरफुल है, और इजराइल डिफेंस फोर्सेस और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच जब लड़ाई हुई है उसमें हार और जीत का फैसला नहीं हो पाया है। और इसी वजह से इस बार इजराइल अपनी पूरी ताकत लेबनान सीमा पर भी लगाना चाहता है, क्योंकि उन्हें शक है कि हमास की मदद के लिए हिजबुल्लाह भी यहां से एक्शन कर सकता है। मैं इस वक्त इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर हूं, और यहां पर हालात दक्षिणी इजराइल या गाजा पट्टी से बहुत ही अलग है, क्योंकि यहां पर मुकाबला बराबरी का है, और नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 19-20 का अंतर है। और इसीलिए यहाँ पर इजराइल ने अपनी आर्मी की यूनिट्स को तैनात कर रखा है, और इजरायली आर्मी ने यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पोजीशन को ले रखा है ताकि उन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया जा सके, क्योंकि लेबनान की तरफ से भी रॉकेट से, मिसाइल से हमले होते हैं। सामने में आपको ये जो ऊंची सी पहाड़ी सी दिख रही है, इस तरह का यहाँ पर चारों तरफ टोपोग्राफी आपको दिखाई देगा। वहीं पर आप देखिए इस तरह की झाड़ियाँ भी है, और इन झाड़ियों में भी आपको इजरायली सैनिक बैठे हुए अपनी पोजीशन लेते हुए दिखाई देंगे। एक यहाँ पर आप देखिए कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट व्हीकल है यहाँ पर, और एक आर्मर्ड व्हीकल अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर तैनात है, और लगातार जो मूवमेंट है डिफरेंट मिलिट्री व्हीकल्स के, वो सब आ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजरायली डिफेंस फोर्स को भी पता है कि इस जगह पर अगर हालात कल के दिन में बिगड़ते हैं, लेबनान से कम अगर हिजबुल्लाह से लड़ने की नौबत आती है तो वो ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। और सत्ता में अब बात ऐसे वॉर फ्रंट की जो अगर खुल गया तो तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान तय है। इतनी तबाही होगी, इतने बम चलेंगे, इतना बारूद फटेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।
ये वॉर फ्रंट है ईरान बनाम अमेरिका का, क्योंकि अब इजराइल के साथ जंग में अमेरिका भी उतर गया है। यानी अब तक दुनिया हमास के हमले और इजराइल के बदले के विध्वंसक वीडियो देख रही थी, लेकिन अब इस जंग के जरिए ईरान और अमेरिका भी आमने सामने आ सकते हैं। इस बात की आशंका है कि हमास को ईरान का सीक्रेट समर्थन हासिल है और उसी सपोर्ट के दम पर हमास ने इजराइल पर हमले की हिमाकत की। लेकिन अब इजराइल भी अकेला नहीं है। अमेरिका ने पहले ही उसके साथ जंग में खड़े होने का ऐलान कर दिया था और अब अमेरिका ने भर भर कर अपने विध्वंसक हथियार इजराइल भेजे हैं। इजराइल को तबाही मचाने वाले हथियारों के गिफ्ट की जो डिलीवरी अमेरिका की ओर से की गई है, उसके वीडियो भी सामने आ गए हैं। आसमान से लेकर समंदर तक अमेरिका के विमान और युद्धपोत खतरनाक हथियारों के साथ इजराइल की मदद के लिए पहुंच चुके हैं और अब इजराइल हमास का नामो निशान मिटाने वाली अपनी कसम को पूरा करने के लिए तैयार है। बाइडेन के ऑर्डर पर अमेरिकी हथियारों के साथ पहला विमान दक्षिण इजराइल में उतर चुका है। हथियारों से भरे अमेरिकी प्लेन की लैंडिंग दक्षिण इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर हुई है और इसकी पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि खुद इजराइल डिफेंस फोर्स की ओर से की गई है। यानी जिस इजराइल के पास हथियार कम पड़ने का दावा किया जा रहा था, अब उसे अमेरिका के हाईटेक हथियारों की बड़ी खेप मिल चुकी है और अब इन्हीं हथियारों के दम पर इजराइल की आर्मी गाजा के अंदर हमास के ठिकानों पर गदर मचाने वाली है। इजराइल को अमेरिका की मदद सिर्फ हवाई रास्ते से नहीं बल्कि समंदर के जरिए भी पहुंचाई जा रही है। अमेरिका का सबसे घातक युद्धपोत यूएसएस जेरोल्ड फोर्ड हथियारों के साथ गाजा के पास आ गया और ये जो सबसे महत्वपूर्ण आज हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं, उसको आप बहुत थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये युद्धपोत अगर कहीं कोई भी जरा सी गलती करता है और ख़ासतौर से हिजबुल्लाह जैसे संगठन गलती करते हैं तो उनके लिए एक बड़ा विध्वंसक बनने वाला है, विनाशक बनने वाला है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है अभी कि जो रोका गया है किसी भी तरीके से, यानी हिजबुल्लाह को, वो इस युद्धपोत की वजह से ही कंट्रोल में है। उसको इस बात का अंदेशा है कि अगर वो कोई भी हिमाकत करेगा तो अमेरिका का ये युद्धपोत उसके लिए संकट खड़ा कर देगा। हम आपको ये बताते हैं कि इस वॉरशिप पर इजराइल की मदद के लिए अमेरिका के कौन कौन से घातक हथियार तैनात हैं। इसमें शामिल है अटैक और सपोर्ट एयरक्राफ्ट 8 स्क्वाड्रन। इसके अलावा वॉरशिप गाइडेड मिसाइल क्रूजर CG-60 से भी लैस है। अमेरिका ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को भी इजराइल के लिए गाजा के पास पहुंचा दिया है। साथ ही अमेरिका के यूएसएस जेराल्ड फोर्ड पर अमेरिकी वायुसेना के F-15 फाइटर जेट भी तैनात किए गए हैं। F-16 फाइटर जेट और A-10 एयरक्राफ्ट भी इस वॉरशिप पर मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल इजराइल हमास के खिलाफ करने वाला है। अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि वो इतने पर ही रुकने वाला नहीं है। इजराइल को हथियारों की और भी जरूरत पड़ेगी तो और भी गोला बारूद अमेरिका से इजराइल भेजा जाएगा। बड़ी खबर यह है कि अब अमेरिका एक और वॉरशिप इजराइल की मदद के लिए भेजने की तैयारी कर रहा है। यानी अमेरिका भूमध्य सागर में दूसरे वॉरशिप की तैनाती भी कर सकता है। जिस युद्धपोत के भेजने के संकेत अमेरिका की ओर से दिए गए हैं उसका नाम ड्वाइट डी आइजनहॉवर है और यह भी अमेरिका के खतरनाक वॉरशिप में शामिल है। हालांकि यह भी कहा गया है कि अमेरिका हालात के मुताबिक अपना फैसला लेगा, लेकिन किसी भी कीमत पर इजराइल को ना तो अकेला छोड़ेगा ना ही हथियारों की कमी पड़ने देगा। अमेरिका के इन तेवरों से साफ है कि वो हमास को सीक्रेट समर्थन देने वाले ईरान से टकराने के लिए तैयार है। हालांकि इस जंग से पुतिन की भी उसमें एंट्री हो गई है। इस पर हमने आपके लिए एक छोटी सी रील भी तैयार की है। Joe, I want to give you a clear picture of the difficult situation we face. We were struck Saturday by an attack whose savagery I can say we have not seen since the Holocaust. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. We will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack.
They use Palestinian civilians as human shields. Hamas offers nothing but terror and bloodshed with no regard to who pays the price. Без учета коренных интересов палестинского народа, имея в виду прежде всего необходимость реализации решений Совета Безопасности ООН о создании независимого суверенного палестинского государства. The Department of Defense has moved the USS Gerald R. Ford carrier strike group to the Eastern Mediterranean and bolstered our fighter aircraft presence. And we stand ready to move in additional assets as needed. And to send a message to the government of Israel and the people of Israel that we are there to support them as they fight against these brutal terrorist attacks, and to talk about what additional assistance we can provide them. वैसे आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका के हथियारों वाली ये दोस्ती आज की नहीं बल्कि 50 साल पुरानी है। आज से 50 वर्ष पहले भी जब इजराइल पर बहुत भीषण हमला हुआ था, उस वक्त अमेरिका से मदद के रूप में मिले हथियारों ने जंग को जो तस्वीर थी उसको पूरी तरीके से बदल दिया था। वर्ष 1973 में योम किपुर युद्ध में अमेरिका ने इजराइल को घातक हथियार दिए थे। ये वो वक्त था जब मिस्र और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर सरप्राइज अटैक किया था। हालांकि भारी नुकसान और मुश्किल हालात के बाद भी इजराइल ने वो युद्ध जीत लिया था और उसकी वजह से अमेरिका के हथियार, उस वक्त भी अमेरिका ने इजराइल को प्लेन में भर भर कर हथियारों की डिलीवरी की थी। और एक बार फिर जब इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है तो अमेरिका उसके साथ आज भी खड़ा हुआ है। वैसे इजराइल, अमेरिका समेत कई मित्र देशों को हमास के हमले में ईरान से मदद मिलने का शक है। पहले हमास के कुछ नेताओं ने ईरान से हथियार मिलने की बात कबूली भी, लेकिन बाद में मुकर गया। ईरान ने भी कहा कि उसने हमास की कोई मदद नहीं की है, लेकिन अब अमेरिका ईरान की साजिश का सच पता लगाने में जुट गया। अमेरिका की तमाम एजेंसी हमास के हमले में ईरान की भूमिका के सबूत तलाश रही हैं। अमेरिका ने इसकी जांच का जिम्मा अपनी खुफिया विंग को सौंप दिया है, जो अब तक मिली सूचनाओं के आधार पर ईरान को लेकर सबसे बड़ी जांच कर रहा है, क्योंकि ईरान पर हमेशा ही हमास को समर्थन देने और फंडिंग करने के आरोप लगते रहे हैं। इसलिए अमेरिका को शक है कि ईरान ने हमले में हमास की मदद की है। ईरान को अमेरिका की ओर से यह चेतावनी भी दे दी गई है कि वो इस जंग से उचित दूरी बनाकर रखे, वरना इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। इजराइल की शक्ति और इंटेलिजेंस पावर पर कोई शक नहीं है। इतिहास के पन्नों में इजराइल की तकनीक और ताकत की तमाम कहानियां हैं। एक एक सबूत के साथ ये कहानियां दर्ज हैं। उसके पास एयरफोर्स है, एयर डिफेंस सिस्टम है, घातक ड्रोन्स हैं, जिससे वो गाजा पट्टी का नामो निशान मिटा सकता है। लेकिन जो हमास 24 घंटे में 7000 रॉकेट दाग सकता है, जो हमास आयरन डोम सिस्टम को चकमा दे सकता है, उसकी ताकत को कम आंकना गलत होगा। वैसे भी देखा जाए तो हमास इस युद्ध में अकेला नहीं है। आपको बताते हैं कि आज की तारीख में हमास की ताकत क्या है और क्या वो इजराइल को इस जंग में देर तक कड़ी टक्कर दे सकता है। सबसे पहले हमास की रॉकेट फोर्स की बात करते हैं, जिसमें 15 किलोमीटर की न्यूनतम रेंज से लेकर 200 किलोमीटर तक की अधिकतम रेंज वाले रॉकेट हैं। हमास के पास R-160 रॉकेट है। इसकी रेंज में पूरा इजराइल आ सकता है। R-160 रॉकेट की रेंज 160 किलोमीटर है। इसके अलावा हमास के पास M75 जैसे 75 किलोमीटर की रेंज वाले रॉकेट हैं। M75 60 किलोग्राम हथियार ले जा सकते हैं। इसके अलावा 45 किलोग्राम हथियार ले जाने वाले 48 किलोमीटर की रेंज वाले ग्रैंड रॉकेट भी हैं। सबसे कम दूरी के लिए 17 किलोमीटर की रेंज वाले क्वासम रॉकेट हैं, जो 9 किलोग्राम हथियार के साथ टारगेट को तबाह कर सकते हैं। इजराइल और हमास की दुश्मनी पुरानी है। सत्ता की ये लड़ाई सालों साल से सुलगती आ रही है, लिहाजा हमास की तैयारी भी चोरी चोरी चुपके चुपके लगातार जारी रहती है। इजराइल को हराने के लिए हमास अपने हथियार बना रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमास अपने हथियारों का निर्माण गाजा पट्टी में ही करता है। घातक रॉकेट के अलावा हमास का फोकस जीपीएस गाइडेड ड्रोन्स और मिसाइलों पर है, रोबोटिक गाड़ियों पर है, मानव रहित पनडुब्बियों पर है। इतना ही नहीं, हमास ने समुद्र में तटों के किनारे सुरंगें भी बना रखी हैं, जिनका इस्तेमाल छिपने के लिए और हथियार रखने के लिए किया जाता है।
हमास के पास छोटी दूरी तक मार कर सकने में सक्षम मिसाइलों के अलावा मोटार हमलों की भी ताकत है। यहां पर अहम यह भी है कि युद्ध में कई बार रॉकेट से ज्यादा कारगर ड्रोन्स और ग्लाइडर साबित होते हैं। इन्हें आयरन डोम सिस्टम भी पकड़ नहीं पाता है क्योंकि इनकी ऊंचाई कम होती है। इसके अलावा ड्रोन्स या ग्लाइडर के जरिए ज्यादा सटीक हमला किया जा सकता है। हमास ने इस बार यही तरीका आजमाया था। पहले रॉकेट दागे, फिर मोटर ग्लाइडर के जरिए आतंकवादियों को शहरों में उतार दिया। इसके बाद ड्रोन्स और जमीनी सेना के जरिए घुसपैठ की और इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले को 50 सालों में सबसे खतरनाक माना जा रहा है। इस हमले से पहले इजराइल और हमास ने 4 बड़े युद्ध लड़े थे। साल 2007 में गाजा पर कब्जे के बाद कई छोटी झड़पें हुई। इनमें हजारों लोगों की जान चली गई, लेकिन ज्यादा नुकसान हमास का ही हुआ है। इसी से सबक लेते हुए हमास ने इजराइल की ताकत और तकनीक का तोड़ निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने मकसद में वो लगातार जुटा रहा। साल 2012 और 2014 में भी इजराइल और हमास के बीच जंग हुई थी, हालांकि तब ज्यादा नुकसान हमास को ही हुआ था। इसी से सबक लेते हुए हमास ने अपनी सैन्य शक्ति थी उसको बढ़ा लिया। लंबी दूरी के जो रॉकेट्स थे उनको डेवलप किया गया, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया, बॉर्डर के पास नई सुरंगें बनाई गई, हमले के तरीके में परिवर्तन किया गया, अटैक की गुप्त रणनीति बनाई गई जिससे इजराइल की खुफिया एजेंसियां मोसाद को भी भनक तक नहीं लग पाई। सबसे पहले इजराइल के सेंसर सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया, फिर सुरक्षा कैमरों को निष्क्रिय किया गया, इजराइल की संचार प्रणाली को जाम कर दिया गया। मतलब दुश्मन की ताकत को पहले स्कैन किया, सही वक्त का इंतजार किया और सटीक हमला कर दिया। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि इजराइल की सुरक्षा में सेंधमारी करना अकेले हमास के लिए संभव नहीं है, लिहाजा ईरान और सीरिया जैसे देशों से उसको मदद मिली होगी। आपको बता दें, इजराइल से दुश्मनी मोल लेने वाला हमास एक इस्लामिक संगठन है। साल 1987 में शेख अहमद यासीन ने इसकी नींव रखी थी। तब से अब तक हमास इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। स्थापना के 1 साल बाद साल 1988 में हमास का चार्टर बना था, जिसकी प्रस्तावना में कहा गया था कि हमास यहूदी समुदाय और इजराइल को पूरी तरह खत्म करके ही दम लेगा। जाहिर है हमास के मकसद का अंदाजा लगाया जा सकता है। और अब सत्ता में बात हमास के उस खूंखार कमांडर की जिसने व्हील चेयर पर बैठे बैठे इजराइल पर 7000 रॉकेट दागने का ऑर्डर दे दिया। और अब उसके पास एक नया प्लान है और वो एक नए ऑर्डर की तैयारी कर रहा है। सोचिए, एक ऐसा कमांडर जो ठीक से चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, लेकिन उसके एक इशारे पर हमास ने ऐसा हमला किया कि इजराइल को कुछ भी सोचने, समझने और एक्शन लेने का मौका तक नहीं मिला। इस कमांडर का नाम है मोहम्मद दाइफ, जो हमास की मिलिट्री विंग कासम ब्रिगेड का हेड है। मोहम्मद दाइफ हमास का वो कमांडर है जिसका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है और एक आंख भी नहीं है। वो हमेशा व्हीलचेयर के भरोसे रहता है और उसी व्हीलचेयर से मोहम्मद दाइफ ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला करवा दिया। इजराइल में शतक का जो ये शख्स है, इसका खौफ बहुत ज्यादा है। इजरायली कमांडर इसे नया ओसामा बिन लादेन भी कहते हैं। 58 साल के मोहम्मद दाइफ को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 7 बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बचने में कामयाब रहा। दावा किया जाता है कि दाइफ गाजा में सुरंगों के नेटवर्क में छिपकर रहता है। इन्हीं सुरंगों की वजह से वो मोसाद के हाथों से निकल जाता है। दाइफ हमेशा अपना ठिकाना बदलता रहता है और कभी भी एक जगह नहीं टिकता। इसलिए इजराइल ने हमास के इस कमांडर को द गेस्ट कोड वर्ड दिया हुआ है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर इतिहास के सबसे क्रूर हमले के बाद मोहम्मद दाइफ ने न सिर्फ इसकी जिम्मेदारी ली, बल्कि इजराइल से बदले की बात भी कही थी। मोहम्मद दाइफ ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म को हमास का बदला बताया था और कहा था यह गाजा को 16 साल तक दुनिया से काटने का जवाब। देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि सत्ता के न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।